हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आपने पाठ 1 का श्लोक नंबर 1 से 6 तक पढ़ा। आज हम पढ़ रहे हैं श्लोक नंबर 7। इस पाठ का ये अंतिम श्लोक है। बहुत ध्यान से सीखिएगा। एक एक नियम पर आपने ध्यान रखना है, क्योंकि उसके बाद ही आपके पास हर नियम को सीखने का एक सही तरीका होगा। देखिए, पहले तो इसके उच्चारण पर भी ध्यान देंगे कि कितने सुंदर तरीके से इसे पढ़ा जाए और वो पढ़ते समय हमें पूरा समझ में आ जाए। प्रस्तर तले लता तरु गुल्माः नो भवन्तु पिष्टाः, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम। अब ये जीवन ऐसे जीवन की कामना करता है कि ये जो सुख है, जो प्रकृति का आनंद है, ये केवल मेरे लिए ही नहीं है, हर मानव जाति के लिए मैं ऐसी कामना करता हूँ कि सभी के जीवन को बचाया जा सके। ये तो इसका एक भाव हो गया। हमें परीक्षा में भाव लिखना आता है, लेकिन उससे भी बहुत और सारी ज़रूरी चीज़ें हैं। उनको एक एक शब्द को हम सीखेंगे, उसका अर्थ भी मैं वहीं साथ साथ आपको बताऊँगी। नंबर 1 पर है प्रस्तर तले। प्रस्तर कहते हैं पत्थर, तल कहते हैं उसका तल, यानी उसका धरातल। प्रस्तर तले, पत्थर के तल में। अब पत्थर के में मैंने अर्थ लिया तो मैं सीधा सीधा षष्ठी विभक्ति लगा दूंगी। प्रस्तरस्य तले। कितना आसान है आपके लिए समास सीखना। पत्थर के तल में षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रस्तर में षष्ठी विभक्ति लगाई। और मैंने षष्ठी क्यों लगाई? क्योंकि अर्थ ही यही है, पत्थर के तल में, तो मैंने षष्ठी लगा दी। तो प्रस्तरस्य तले लता तरु गुल्माः। लता तरु गुल्मा। गुल्मा के पीछे विसर्ग नहीं है, तो हम कैसे माने ये बहुवचन है। और एक वचन ये हो नहीं सकता, क्योंकि एक लता हो गया, एक तरु हो गया, गुल्मा हो गया, 3 चीज़ें हो गई। तो यहाँ पर हम पहले तो संधि को समझ लेते हैं। संधि क्या है यहाँ पर? माँ हलन में आ मिला हुआ है। माँ ऐसे ही है ना, माँ को हमने पहले अलग कर लिया। माँ कैसे अलग हुआ? माँ में देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्या है? लता तरु गुल्मा। गुल्मा में हमने यहाँ देखा कि माँ में आ है और आ के बाद न है, तो ये आ है और उसके बाद यहाँ पर न है। ठीक है, तो न आने से यहाँ विसर्गों का लोप हो गया था। अब ये नियम आपने सीखना है, ये विसर्ग संधि का नियम है। क्या नियम है? अब मैं नियम बताती हूँ। विसर्ग से पहले यदि आ जाए, ठीक है, विसर्ग से पहले आ, यहाँ पर आ था, और उत्तर पद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या य, र, ल, व या ह, ये वर्ण आ जाएं, इनमें से कोई भी एक आ जाए, तो क्या हो जाएगा? विसर्गों का लोप हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर विसर्गों का लोप हो गया। कोई अनजान होगा ना, जिसको संस्कृत नहीं आती होगी, उसको भी ये छोटी छोटी चीज़ें इतना विस्तार से बताई गई हैं कि उसको समझ आ जाएगा। अब मैंने इतना ही कहकर के आपकी बात को समाप्त नहीं कर दिया कि विसर्ग से पहले यदि आ जाए और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, तो विसर्ग से पहले आ जाए, यही बच्चों को नहीं समझ पाता है, समझ नहीं आ पाता है कि ये विसर्ग से पहले आ कौन सा आ। तो वो भी मैंने आपको पूरी व्याख्या करके बता दी है कि माँ के अंदर जो आ है उस आ की बात हो रही है। अब ये थी विसर्ग संधि। तो हम क्यों इसको जानना हमें क्यों जरूरी है, हम क्यों बता रहे हैं आपको ये? क्योंकि आपका एक पद में उत्तर लिखना आ सकता है। एक पद में अगर आपने उत्तर लिखा और आपने लता तरु गुल्मा लिख दिया, तो आपके तो नंबर गए, क्योंकि वहां न तो आपने लिखा नहीं। जब न नहीं लिखा तो संधि कैसे हुई? संधि तो न होने के कारण आई ना। यहाँ पर विसर्ग का लोप तो इसलिए आया क्योंकि उत्तर पद में न आ गया। अब न आपने लिखना नहीं है, तो फिर एक पद में आप उत्तर दे रहे हैं, लता तरु गुल्मा। अब मैं अभी यहाँ प्रश्न पूछ लेती हूँ आपसे कि काह पिष्टाः न भवन्तु, कौन न पिसे? आपका उत्तर होगा लता तरु गुल्माः। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपने अगर वहां गुल्मा लिख दिया ना, तो आपके नंबर चले जाएंगे। ठीक है, स्पष्ट हो गया। अब अगला देखते हैं। प्रस्तर तले लता तरु गुल्माः पिष्टा। अब इसमें समास था। समास क्या है? देखिए, लता, तरु और गुल्मा, ये 3 शब्द हैं। गुल्म से गुल्माह बना।
अब हम इस लता का बहुवचन में बना देंगे क्या, लता लते लताः, क्योंकि एक लता की तो बात नहीं हो रही होगी ना, बहुत सारी लताएं होंगी, लताः। तरु का बहुवचन क्या बनाया, तरुः तरु तरवः, तरवः। और गुल्मा तो अंत में है ही बहुवचन में, तो लताः तरवः गुल्माः। अब इसमें च भी लगा सकते हैं हम, ऐसे भी ये समास कर सकते हैं, लताः च तरवः च गुल्माः च, ऐसे भी आपको आ सकता है। ये ना द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व समास का मैं आपको अलग से भी बताऊंगी नियम, और तीनों को वहीं पर समझाऊंगी। यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व है। इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है, जब आप तीनों को ही महत्व दें तो वहां पर होता है इतरेतर द्वंद्व। दो है तो दोनों को महत्व, दोनों को महत्व दिया है, ये कैसे पता चला, क्योंकि इनको हमने लास्ट में यहाँ शो कर रखा है बहुवचन के माध्यम से, इसलिए यहाँ पर दोनों को महत्व, जैसे रामः च कृष्णः च, अगर दो हैं तो इन दोनों का द्विवचन आ जाएगा और हम इसको इकट्ठा करके लिख देंगे राम कृष्णौ। ये इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण है। इतर इतर मतलब इसका भी महत्व है और इसका भी महत्व है, तो ये हो जाएगा इतरेतर द्वंद्व। ठीक है, ये द्वंद्व समास की पहचान है, आपको वहां भी विस्तार से बताऊंगी। यहाँ पर आप इतना समझ लें कि मैंने इसको बहुवचन में क्यों किया है। लताः तरवः गुल्माः, लता कहते हैं बेल, तरु कहते हैं वृक्ष, और गुल्माः कहते हैं झाड़ियां। ये पिस न जाएं, लताः तरवः गुल्माः पिष्टाः न भवन्तु। पिष्टाः अब कैसे पिस जाएंगी, आप देखेंगे जब भी महानगरों का ये शहरीकरण होता है, जब भी नगर बसाए जाते हैं तो बहुत सारे वनों को, वृक्षों को काटा जाता है, बहुत सारी लताओं को काटा जाता है और उनके ऊपर पत्थर के रोड बना दिए जाते हैं, सड़कें बना दी जाती हैं। तो ये पिस न जाए वहां पर, लता तरु गुल्माः पिष्टाः न भवन्तु। कुत्र, प्रस्तर तले, कि यहाँ पर और शहरीकरण ना हो जाए। पाषाणी सभ्यता, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा मैंने, ये क्रिया है भवन्तु, न हो जाए। पिष्टाः, के पिष्टाः न भवन्तु, तो लता तरु गुल्माः पिष्टाः न भवन्तु। कई बार प्रश्न जो है ना पुल्लिंग की सेंस में भी पूछा जाता है, उत्तर भले ही स्त्रीलिंग में हो। तो लता तरु गुल्माः पिष्टाः न भवन्तु। कुत्र पृष्ठाः न भवन्तु, तो प्रस्तर तले। अब अगर इसके अन्वय की बात करें हम पहली ही लाइन में, पहले पूरी लाइन को पूरा अच्छी तरह से सीख लेते हैं। नंबर 1 है प्रस्तर तले, लता तरु गुल्माः, इसको आप 3 भी समझ सकते, लेकिन समस्त पद बना दिया तो ये पद एक ही माना जाएगा। तो प्रस्तर तले लता तरु गुल्माः पिष्टाः न भवन्तु। अब इसको अन्वय को समझना कितना आसान है कि पत्थर के तल पर लता तरु और ये झाड़ियां पिस न जाए, अंत में क्रिया है। ठीक है, अब यहाँ पर भवन्तु क्रिया है। आपके पास ना एक प्रश्न आता है कि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, कर्ता पद। अगर जो अनुच्छेद वाले पाठ होते हैं ना उनमें तो फिर आसान होता है, क्योंकि आप वहां पर कर्ता देख सकते हैं कि अच्छा कौन सा है। यहाँ पर श्लोकों में क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिखा होता है, तो आप क्रिया के आगे कौन लगा लें कि कौन न पिस जाए, तो लता तरु गुल्माः पिष्टाः न भवन्तु, इसलिए लता तरु गुल्माः आ जाएगा। दूसरा श्लोक है, दूसरी लाइन है, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा। पाषाणी सभ्यता, पथरीली सभ्यता, निसर्गे इस प्रकृति में, समाविष्टा न स्यात् समावेश न कर जाए, कि हमारी इस प्रकृति में ऐसा न हो सब जगह सड़कें रोड ऐसे बना दिए जाएं और ये पाषाणी सभ्यता इस प्रकृति की सौंदर्य को समाप्त न कर दे। क्योंकि जब सड़कें बनेंगी बहुत ज़्यादा आवाजाही बढ़ेगी, लोगों की जगह जगह से सड़कों का निर्माण किया जाएगा लोगों के आने जाने के लिए, तो पाषाणी सभ्यता का इसमें समावेश न हो जाए। तो पाषाणी सभ्यता निसर्गे, निसर्ग कहते हैं प्रकृति को, तो निसर्ग का अगर हम पर्यायवाची लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, निसर्गे का पर्यायवाची हो जाएगा प्रकृतौ। प्रकृतौ, प्रकृतौ में भी सप्तमी विभक्ति है, इसलिए दोनों को आपने देखना, प्रकृतौ का पर्याय हो जाएगा निसर्गे। अब प्रश्न एक आता है यहाँ पर, निसर्गे प्रकृतौ इति पदस्य किम पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम, इसलिए मैंने ये लिख के आपको बताया है, क्योंकि इसका अर्थ प्रकृति और प्रकृति का पर्याय पद कौन सा यहाँ आया है। तो जब आपको पता होगा तभी आप निसर्गे ढूंढ करके लिखेंगे।
पथरीली सभ्यता इस प्रकृति में समाविष्ट न हो जाए, यानी इसका समावेश न हो जाए। स्यान न में संधि है, स्यात प्लस न, ये भी कौन सी संधि है? पीछे भी मैंने नियम बताए हैं। पहले को पांचवा, किसी भी वर्ग के पहले के बाद यदि उत्तर पद में किसी भी वर्ग का पांचवा आ जाए तो पहले को भी पांचवा हो जाएगा। तो त थ द ध न, इसलिए बन गया स्यान न। ठीक है, जब मैंने यहाँ त को न कर दिया और दूसरा न ये था तो ये बन गया स्यान न। पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्। अब इसका अन्वय देख लेते हैं। अन्वय कैसे करेंगे? पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्, न को पहले लेंगे और इसमें क्रियापद क्या है? स्यात्। अब का समाविष्टा न स्यात्, समाविष्टा स्त्रीलिंग है, किसके अनुसार आया? सभ्यता के अनुसार, पाषाणी सभ्यता। तो का समाविष्टा न स्यात्, तो पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात्। कुत्र समाविष्टा न स्यात्, कहाँ समावेश न हो जाए उसका? कुत्र के स्थान पर आप लिखेंगे निसर्गे, प्रकृति में। निसर्गे किम न स्यात्, अगर ये प्रश्न आ जाता है निसर्गे किम न स्यात्, तो निसर्गे पाषाण, ये एक पद में नहीं होगा, ये एक वाक्य का प्रश्न है। निसर्गे किम न स्यात्, तो निसर्गे पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात्। इसका अन्वय करके आप लिख देंगे तो आपका उत्तर सही होगा। अब ये अन्वय आपने इसलिए सीखना आपके लिए जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि बिना अन्वय के आप कुछ कर सकते हैं। अब निसर्ग किम न स्यात्, इसका उत्तर आप तभी सही से लिख सकते हैं जब आपको इसका पूरा अन्वय पता है। मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम, मानवाय जीवनम कामये, मानवाय जीवनम चतुर्थी भक्ति है मानवाय में। मानव के लिए जीवनम कामये, जीवन की मैं कामना करता हूँ। मानवाय जीवनम कामये, नो जीवन मरणम, जीवन की मृत्यु की नहीं। अब जीवन की मृत्यु क्या है? जीवन की मृत्यु। अब इसी में पहले समास देख लेते हैं। जहाँ दो पद मिले होते हैं ना वहाँ समास जरूर होता है। तो जीवन की मृत्यु, जीवत शब्द है तो षष्ठी में बन जाएगा जीवतः मरणम, जीवन का मरण। जीवन क्या है? जो हम लोग जीवन जी रहे हैं उसका मरण न हो जाए, उसकी मृत्यु न हो जाए, उसका विनाश न हो जाए। तो जीवन मरणम न, जीवन की मृत्यु न हो जाए। जीवन जीवतः मरणम न स्यात्, मानवाय जीवनम कामये, मानव के लिए मैं जीवन की कामना करता हूँ। कामये में उत्तम पुरुष एक वचन है, कामये। तो कस्मै कामये, कि कस्मै कामयते तो हो जाएगा मानवाय कामयते। किसके लिए कामना कर रहा है? तो मनुष्य के लिए। मानव जीवनम, मानवाय जीवनम। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने विग्रह दे दिया, मानवाय जीवनम, मानव के लिए जीवन। आपको प्रश्न में आ सकता है इसका समस्त पद बनाओ, तो इसका समस्त पद क्या हो जाएगा? मानवाय पे से आय हटा देंगे, समस्त पद बन गया मानव जीवनम। आपके आगे से एक भी चीज को मैं ओझल नहीं होने दूंगी कि वो चीज आपकी नजर से बच गई, और उसको दिखाना समझाना वो मेरा काम है। वो एक शिक्षक का काम होता है कि उसी नजरिए से आप उस चीज को देखें। अब जब तक मैं ये आपको समझाऊंगी नहीं कि यहाँ भी समास है तब तक आप बच्चे हैं, आपका ध्यान वहाँ नहीं जा सकता है। तो ये हमारा एक परम कर्तव्य बनता है कि बच्चे को क्या क्या पता होना चाहिए वो सब उसे बताया जाए और उस तरीके से वो पढ़े तो उसके नंबर अच्छे आएंगे। आपने श्लोक नंबर 7 पढ़ा, ठीक है। इसी तरीके से मैं अगले वीडियो में इसका अभ्यास आपको समझाऊंगी। अभ्यास करते समय भी आपने ये ध्यान रखना है कि जो भी रिक्त स्थान में भर रहा हूँ या जिस भी प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, मुझे वो उत्तर देते समय किन बातों का ध्यान रखना है और कौन सा ऐसा कारण है, कौन सा ऐसा नियम है जिस कारण से मैं ये शब्द यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्यों का उत्तर आपके दिमाग में होना चाहिए और लिखते समय कि मैंने ऐसा ही क्यों लिखा, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार आपने 1 से 7 तक ये सारे श्लोक पढ़े। पाठ 1 समाप्त हुआ है। इसका जब आप व्याख्या करेंगे ना और इसका जब अभ्यास करेंगे तो आपको एक एक प्रश्न का उत्तर समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं आपको दोबारा से वहाँ पर सिखाऊंगी।
तो इस तरह से आपने पाठ पढ़ना है। उसके बाद हम व्याकरण का एक टॉपिक लेंगे। पाठ 1 आपका पूरा हो गया। एक पाठ होने के बाद पाठ 2 शुरू करने से पहले मैं आपको संधि सिखाऊंगी, क्योंकि वो आपको पाठों में फिर बार बार जब आपने एक विस्तार से संधि प्रकरण मेरे से सीख लिया होगा ना, तो आपको अलग से जब भी मैं संधि सिखाऊंगी आपको डिटेल वहाँ पर समझ में आ जाएगी।